हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मी नेट टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ सीबीटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन दोस्तों आपका यह क्वेश्चन दोस्तों पैरामीटर ट्रांसफार्मर से है, जिसे मतलब दोस्तों पैरामीटर हिंदी में कहते हैं ट्रांसफार्मर को। और दोस्तों आपका यह क्वेश्चन चैप्टर 10 से है, चैप्टर 10 या चैप्टर 10 से क्वेश्चन है। पैरामीटर से आपका यह क्वेश्चन है। और दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था आपका, उसके आगे का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं दोस्तों, आपके लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके लिए पूरा आने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल से दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मैं वो लाता रहूँगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आपका आरआरबी टेक्निकल और इसरो, डीआरडीओ, जो सभी इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएचईएल में दोस्तों अभी इंजीनियरिंग का हाई पोस्ट का आया हुआ था वैकेंसी, और फिर आपका एमपीबी का भी आपका वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। वो तो मार्च में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो। दोस्तों आपके आने वाले जो क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रीशियन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर देखिए, जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, सब क्वेश्चन आपकी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मी नेट टीजी2, आईटीआई, बीएचईएल में इंटरव्यू और बीएचएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इलेक्ट्रीशियन से। आपके लिए इसमें दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्षति, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, जो पिछला वीडियो था उसके आगे का क्वेश्चन है ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है। मतलब दोस्तों ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है। क्या है दोस्तों, लौ क्षति और एडी धारा क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। दोस्तों कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। दोस्तों इसमें आपका क्या है, पहला देखिए हिस्टैरिसीस धारा क्षति का मान बढ़ता है और एडी धारा क्षति का मान बढ़ता है। दोस्तों इसमें ए और बी दोनों मान बढ़ता है। इससे क्या होगा, आवृत्ति के मान पर दोस्तों आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है क्षति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण के द्वारा जो टीएफ की जो लव क्षति ज्ञात होती है। इसमें बताइए कि जो टीएफ क्षति है लव किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है या ज्ञात होती है। दोस्तों ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा। ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा क्या होगा, ये टीएफ की लव क्षति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे, किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, न्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थ्योरी में आपके आए हुए हैं, थ्योरी वहां से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि ये न्यू क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कह रहा है कि किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे, किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। दोस्तों इसमें आपका जो द्वितीयक बाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है और प्राथमिक बाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। मतलब इन दोनों में जो आपका ए और बी है, इन दोनों में आप कोई भी एक ओपन करके इस ओपन सर्किट का परीक्षण कर सकते हैं इन द्वितीयक बाइंडिंग में, और चाहे तो प्राथमिक बाइंडिंग में। दोनों में से कोई एक ओपन करके आप ओपन सर्किट परीक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाइंडिंग को शार्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। मतलब दोस्तों कोई
मतलब किस बाइंडिंग को शार्ट करेंगे, कौन सा बाइंडिंग है, प्राथमिक करेंगे कि द्वितीयक करेंगे, इसमें कि आप किस बाइंडिंग को शार्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, निम्न वोल्टता वाली जो बाइंडिंग है, जो निम्न वोल्टता रखता हो, उस बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। निम्न वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए डॉट 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 में ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दिखाई जाती है, रेटिंग ट्रांसफार्मर की वो केवीए में दिखाई जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा सूत्र टीएफ की दक्षता ज्ञात होती है। इसमें आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कि टीएफ की जो सूत्र है दक्षता ज्ञात होती है, इससे टीएफ की दक्षता ज्ञात होती है। तो दोस्तों आपका इसमें दक्षता ज्ञात करने के लिए टीएफ के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू प्लस ताम्र क्षति प्लस लौह क्षतियां गुणे 100%। आपका ऑप्शन बी नोट करेंगे, करेक्ट आंसर है। ये टीएफ की जो दक्षता है ज्ञात की जाती है इससे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा कारण है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो उच्च होती है। इसमें जो घर्षण और विंडेज क्षतियां हानि होती हैं, इससे आपकी जो इनमें घर्षण और विंडेज क्षतियां हानि होती हैं, इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र से टीएफ के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करते हैं। इसमें पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करना है कि जो टीएफ है आपकी पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करने में मदद करता है, वो ज्ञात कर सकता है। कौन सा सूत्र है इसमें। इसमें दोस्तों प्रतिदिन उपयोग की गई के डब्ल्यू एच बाई प्रतिदिन सप्लाई की गई के डब्ल्यू एच गुणे 100%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इससे क्या होगा, पूरे दिन की दक्षता आपकी जो टीएफ की है ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। कौन सी ऐसी शर्त होगी इसमें चारों ऑप्शन में कि आपकी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी अधिकतम होगी। दोस्तों आपका ये ताम्र क्षतियां लौह क्षतियां के समान होगी तो क्या होगा, इसकी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी अधिकतम होगी। ये जब दोनों ताम्र क्षतियां लौह क्षतियों के समान होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित मतलब डिजाइन करते हैं। मतलब किस कारणवश जो वितरण ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उसको ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए डिजाइन करते हैं। दोस्तों कम लौ क्षति हो डिजाइन जो करते हैं, वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। इससे क्या होगी, ये दोस्तों आपका थ्योरी में बताया गया है। तो क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है, इससे लौ क्षति डिजाइन करते हैं ये कम होगा। ट्रांसफार्मर की जो वितरण ट्रांसफार्मर उसमें लौ क्षति कम होगी प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहने पर। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। मतलब दोस्तों कोई एक ट्रांसफार्मर है पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। इसकी जो ताम्र क्षति है वो 1600 वाट है, और अर्ध लोड पर इसकी जो ताम्र क्षति होगी, मतलब दोस्तों इसके आधे लोड पर मतलब 1600 है, 1600 मतलब दोस्तों पूर्ण लोड पर इसकी जो दक्षता है ताम्र क्षति 1600, और आधे लोड पर इसकी जो ताम्र क्षति होगी, आधे लोड मतलब दोस्तों अर्ध लोड पर इसकी, यहाँ पर पूर्ण मतलब फुल लोड है ट्रांसफार्मर पर, तब 1600 वाट इसकी ताम्र क्षति हो रही है। और ट्रांसफार्मर के आधे लोड पर नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ताम्र क्षति होगी कितना होगा दोस्तों, 400 वाट। जब आधा होगा, फुल लोड है आधा होगा, तो जब 1600 वाट है तो आधे पर कितना होगा, 400 वाट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिणाम को बदलने के लिए, मतलब दोस्तों इसमें किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। परिणाम को बदलने के लिए इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, मतलब इसमें से क्या करेंगे कि जो परिणाम बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। दोस्तों वोल्टता, वोल्टता क्या होता है, इसको बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वोल्टता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर है, इसकी तुलना में जो ट्रांसफार्मर है क्या होगा, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन सी, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में जो तेल है इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो ठंडा किया जा सके ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, मतलब दोस्तों 3 फेज की एक ट्रांसफार्मर है, उसमें डेल्टा की जो ट्रांसफार्मर की एक फेज है, डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज जो कुंडलन जल जाए, तो वो जो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा, वह प्रदान करेगा, क्या करेगा, 58% शक्ति प्रदान करेगा। 58% शक्ति प्रदान करता है। ओपन सर्किट हो जाए तब वह प्रदान करेगा 58%, 58% शक्ति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में जो निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती। मतलब दोस्तों जो लघु वितरण ट्रांसफार्मर है, इसमें जो निम्नलिखित में से जो कौन सी ऐसी सुरक्षा युक्ति है प्रयोग नहीं की जाती। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है कि जो सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें से लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की। मतलब दोस्तों लंबे लंबे जो होते हैं वितरण ट्रांसफार्मर, काफ़ी दूरी तक जो लघु वितरण ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर है लंबे दूरी तक के लिए वितरण के लिए, इसमें से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें दोस्तों आपका अधिक धारा सुरक्षा, बकल्ज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी क्या हैं, ये लघु वितरण ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती हैं। इसमें से कोई तीनों में से कोई नहीं है, ये सभी हैं, मतलब इसमें से ये नहीं है, इसका मतलब लघु वितरण ट्रांसफार्मर के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद जो सिलिका जेल का रंग डॉट डॉट हो जाता है, दोस्तों भूरा या सफेद। नमी सोखने के बाद भूरा या सफेद, लाल नहीं होता, पीला नहीं होता, भूरा या सफेद होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नोट करेंगे, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भूरा या सफेद, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में जो शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई जो प्राथमिक वोल्टता है डॉट डॉट के द्वारा संतुलित होती है। मतलब दोस्तों शून्य लोड अवस्था में जो आदर्श ट्रांसफार्मर है को प्रदान की गई जो प्राथमिक वोल्टता है डॉट डॉट के द्वारा संतुलित होती है। दोस्तों ये प्राथमिक कुंडलन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इससे के द्वारा संतुलित होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जो आवृत्ति में बदलाव के साथ, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के बदलाव के साथ क्या हो रहा है, तांबे की क्षतियां कम हो जाती हैं। ऑप्शन बी नोट करेंगे, ट्रांसफार्मर में जो आवृत्ति के बदलाव के साथ क्या होगा, तांबे की क्षतियां कम हो जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है। आपको बताना है कौन सी क्षति शून्य होती है, मशीनी क्षति। मशीनी क्षति क्या होगी आपकी, शून्य होगी, शून्य होती है।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में कौन से प्रचालन एक समान रहता है? पावर, शक्ति। ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में कौन से प्रचालन एक समान रहता है? ऑप्शन ए पावर, शक्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर, इस चारों ऑप्शन में बताइए कि आपको ये जो ट्रांसफार्मर है निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? ये दोस्तों स्थैतिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी बाइंडिंग में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेकेंडरी बाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, किस पर निर्भर करता है? दोस्तों टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर और सप्लाई आवृत्ति पर। ये उपयुक्त तीनों पर दोस्तों ये निर्भर करता है सेकेंडरी बाइंडिंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसकी दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो घर्षण और विंडेज क्षतियां नहीं होती हैं। नोट कर लेंगे क्यों नहीं, मतलब ये अधिक होती हैं क्योंकि इसमें घर्षण और जो विंडेज क्षतियां नहीं होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? तापावरोधन और शीतलन, तेल का कार्य है ये। ताप का जो तेल है इसमें जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, कार्य इसकी जो प्रदान करना है, इसको जो उसमें जो गर्मी होती है, उष्मा होती है, इसको अवशोषित करने का और शीतलन प्रदान करने का कार्य करता है तेल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहन भाजन करेंगे प्रति इकाई प्रतिबाधा। सहभाजन जो करेंगे वो प्रति इकाई प्रतिबाधा होगी। ये दोस्तों आप तो समझ ही रहे हैं कि दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चलाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या जरूरी होते हैं, ये आपके पिछले क्वेश्चन में आ चुके हैं। और इसमें इसीलिए आपको जो प्रति इकाई प्रतिबाधा है इसके नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चलने के लिए निम्नलिखित आधार पर लोड सहभाजन होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें दोस्तों क्रोड बनाने के लिए जो अतप्त वेल्थित कण जो विन्यस्त इस्पात, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए जो है विन्यस्त इस्पात, यहाँ पर देखिए ये विन्यस्त इस्पात अतप्त वेल्थित कण की जरूरत होती है। यहाँ पर जो हिंदी है इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए जो उपयुक्त सामग्री है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें, कुछ वहाँ पर इस्पात की जो विन्यत जगह कुछ और लिखा हुआ है, आपका विन्यत की जगह कुछ और लिखा हुआ है। आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्या लिखा है वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे और इस क्वेश्चन को डिफरेंट देखने की आपकी जो नज़रिया है आपकी, वहाँ पर आप देखेंगे ये कि सच में ये क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं, तो इस कारण वहाँ पर आप उसको भूले रहेंगे, तो आप वहाँ पर उस वीडियो पे जाके या फिर वीडियो में चेक करेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप डिफरेंट कर पाएंगे कि ये चीज़ें एक ही हैं और एक ही हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन घुमा के दे रहा है कि हम लोग पता नहीं पा रहे हैं। आप तो ये भी सोच सकते हैं आपका पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन तप्त वेल्थित कण विन्यस्त इस्पात, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट समझ पाएंगे और जो आपका आंसर है
आपका आंसर है क्या होता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए जो अतप्त वेल्डित होती है कण विन्यस्त इस्पात की होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। धारा ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, क्या होती है आमतौर पर? धारा ट्रांसफार्मर, दोस्तों जो धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5 तक। 1 से 5 तक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। दोस्तों ये थ्योरी में आया हुआ है, थ्योरी आप कंपलसरी है आपकी, थ्योरी ज़्यादा तो है ही नहीं थ्योरी, क्योंकि आपको इसलिए थोड़ा शार्ट ये इसलिए लाए हैं क्योंकि आप समझ पाएँ कुछ क्वेश्चन न्यू भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो, वो तो मान लीजिए यहाँ पर आपका क्लियर होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जानने की ज़रूरत होती है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो प्रतिरोध होता है ये क्या है? प्रतिरोध अनंत होता है? नहीं, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारक ट्रांसफार्मर का भार डॉट 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 में अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त किया जाता है किस में? एक धारक ट्रांसफार्मर भार किस पर अभिव्यक्त किया जाता है? किस पर? वोल्ट्स एम्पियर वीए, वोल्ट्स एम्पियर वीए में अभिव्यक्त किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक धारा ट्रांसफार्मर भार, ओके। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? जनरेटर में। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, इसको निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? जनरेटर में। जनरेटर में लाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के समानांतर ऑपरेशन के बारे में, ट्रांसफार्मर के जो समानांतर ऑपरेशन के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इसमें विचार करना है, ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। दूसरा है, ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है रेस्टिंग एक जैसी होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा इसमें बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों आपका ये दोनों सही है। इसमें जो आवृत्ति पर मतलब ट्रांसफार्मर एक ही जब समानांतर में चलाते हैं तो इसकी जो आवृत्ति हो समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेटिंग हो वो भी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों समान होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें दोनों सही है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है? निरपवाद के रूप में किया जाता है बड़े ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग। दोस्तों कोर को इंसुलेट करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण भार लोड पर जो शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता है डॉट 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 होती है अधिकतम होती है। नोट कर लेंगे। ऑप्शन डी अधिकतम होती है। पूर्ण भार या पूर्ण लोड पर जो शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण भार मतलब लोड की जो अवस्था में भी जो निम्नलिखित में किस में ट्रांसफार्मर में क्षय शून्य होगा? घर्षण क्षय में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, इसमें बताइए सबसे छोटा ट्रांसफार्मर इसमें से कौन सा है? इसमें सबसे छोटा ट्रांसफार्मर
2 kVA 2 kVA 700 हर्ट्ज 700 हर्ट्ज सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी आवृत्ति बढ़ेगी जितनी आवृत्ति बढ़ेगी जितनी आवृत्ति बढ़ेगी ट्रांसफार्मर की, ये रहा आपका जो आवृत्ति है 2 kVA 700 है, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर। जितनी आवृत्ति बढ़ेगी उतना ही आपका ट्रांसफार्मर छोटा होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब आइए इसमें देखिए, डॉट 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 में जो प्राथमिक बाइंडिंग का एक भाग जो द्वितीयक बाइंडिंग के समान होता है। एक भाग है किसका? प्राथमिक बाइंडिंग का एक भाग और द्वितीयक बाइंडिंग के समान होता है। कौन सा है इसमें? इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक बाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक बाइंडिंग के समान होता है। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में जो बूस्टर एक डॉट 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 है, बूस्टर एक क्या है? ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है। फेराइट, उच्च आवृत्ति के जो ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में यहाँ पर देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में डॉट 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 वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। किसी ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज नियंत्रण नियंत्रण ऋणात्मक होता है, किसमें होता है? संधारित्र लोड के लिए। जो ट्रांसफार्मर में जो संधारित्र लोड के लिए जो वोल्टेज नियंत्रक ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि जो क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। ग्लास के साथ जो सिलिका जेल ब्रीदर फिट होता है ताकि जो क्रिस्टल का रंग हो, पदार्थ का रंग हो, दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका जो रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। क्या हो जाता है अवशोषित करने के बाद? पहले तो आपका जब नमी नहीं सोखा रहेगा तो नीला रहेगा। नमी सोखने के बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। ये दोस्तों गुलाबी भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर इसमें आया हुआ है, इसमें जो करेक्ट आंसर आया हुआ है आपका गुलाबी दिया गया है। इसमें गुलाबी, कुछ सिलिका जेल ऐसी होती हैं, आप देखेंगे नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाती हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इस सिलिका जेल की जो रंग कई प्रकार से बदलती रहती हैं, कभी भूरा, कभी सफ़ेद, कभी गुलाबी, मैं भी देखा हूँ। लेकिन दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी इसमें बताया जा रहा है कि ऑप्शन बी आपका आ रहा है। सफ़ेद भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ज़्यादा दिखाई देने वाला रंग है आपका गुलाबी है। गुलाबी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब जो सेकेंडरी परिपथ को, दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करते हैं? वितरित, मतलब खुला नहीं रखा जाता। जब करंट प्रवाहित होता रहे सेकेंडरी परिपथ के लिए तो ये खुला नहीं रखा जाता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए जो विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में जो फेरों की संख्या होती है,
क्या होती है दोस्तों? सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती हैं। क्या होती हैं? बाइंडिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां होती हैं, बाइंडिंग निम्नलिखित में होती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का जो निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? ट्रांसफार्मर की कौन सी भाग है जो बाहर से दिखाई देता है? दोस्तों बुशिंग है। बुशिंग को आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है थ्योरी में आपको बुशिंग बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। आप वहाँ देख लेंगे जाके कि बुशिंग क्या चीज़ होती है। ओके, बुशिंग दोस्तों ट्रांसफार्मर की ऊपरी भाग होती है। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर की ऊपरी भाग होती है जो बार टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, और उससे जो आपका कंडक्टर है उससे कनेक्ट होता है बुशिंग में। बुशिंग दो टाइप के होते हैं, एक उच्च होता है, एक निम्न होता है। ट्रांसफार्मर में ही होता है। जो हाई होता है एक, वो बड़े बड़े होते हैं बुशिंग, और जो निम्न होते हैं मतलब लो ट्रांसफार्मर होता है, निम्न ट्रांसफार्मर होता है, वो उसकी जो बुशिंग होती है छोटी छोटी होती है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर को? वोल्ट एम्पियर में। वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। ट्रांसफार्मर की जो हिस्टैरिसीस हानियां हैं निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। किसके द्वारा दोस्तों? स्टील लेमिनेशनों का जो सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। स्टील लेमिनेशनों का जो सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर हिस्टैरिसीस हानि, मतलब दोस्तों इसके द्वारा सिलिकॉन अंश नियंत्रित द्वारा कम की जा सकती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल का जो इग्निशन कॉइल है निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में जो इग्निशन कॉइल है आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है कॉपर लॉस। लघु परिपथ जांच से निम्नलिखित का पता चलता है कॉपर लॉस। ऑप्शन ए, मतलब दोस्तों इसमें ये नोट करिए, आपका जो लघु परिपथ जांच है, इससे क्या पता चलता है कि कॉपर लॉस। जांच जब करेंगे लघु परिपथ की तरह तो इसमें ये पता चलेगा कि कॉपर लॉस है या नहीं है, कॉपर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉपर लॉस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के जो मध्य पहलू का जो क्षेत्रफल है अन्य पहलुओं के मुकाबले क्या होता है? दोगुना होता है। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैं, आपके जो कोर हैं, इसके मध्य पहलू का जो क्षेत्रफल है अन्य पहलुओं के मुकाबले दोगुना होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होनी चाहिए? दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है, उसमें अच्छे विद्युत रोधन के लिए जो तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, ये न्यूनतम फ्लैश बिंदु है ट्रांसफार्मर के एक अच्छे विद्युत रोधी तेल 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है, नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा परिणामित्रों का जो बोझ है, लोड है,
अभिव्यक्त किया जाता है। धारा परिमितों का जो बोझ अभिव्यक्त किया जाता है, अब लोड कह सकते हैं दोस्तों, अभिव्यक्त किया जाता है किसमें? वोल्ट एम्पियर में। वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ब्रशों पर जो चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? कार्बन ब्रश का भी बहुत उपयोग होता है। कार्बन ब्रशों के बारे में भी मैं थ्योरी में बताया गया है। आपको वहाँ पे जाके देखना है कि कार्बन ब्रश का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। कार्बन ब्रशों पर जो चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसमें कम्यूटेटर को साफ करें। चिंगारी आने की जो स्थिति है, कम्यूटेटर को साफ करें। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है? इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी क्षति है ट्रांसफार्मर में शून्य होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है। आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है मशीनी क्षति है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले जो किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को कम्यूटेटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कम्यूटेटर और चिकित्सा उपकरण और लैब उपकरण जैसे जो संवेदनशील उपकरण हैं, इसकी जो पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। पावर सप्लाई के लिए आपका उपयोग जो किया जा रहा है वो आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिणामित ट्रांसफार्मर की जो शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, ताप को घटाने के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं, ट्रांसफार्मर जो उसकी बैंड होती हैं टूट सकती हैं, दोष हो सकता है ट्रांसफार्मर में। ताप को घटाने के लिए कूलिंग की बहुत आवश्यकता होती है। ताप को घटाने के लिए किसी परिणामित ट्रांसफार्मर में कूलिंग बहुत जरूरी है तापमान को घटाने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हाट इज द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ एनपी एंड एनएस? इसमें ये पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो है आपकी एनपी और एनएस, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्न इस टर्न्स रेस्पेक्टिवली, इसमें आपको बताना है दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स एनएस और एनपी की रेशियो क्या है। इसमें आपका रेशियो दोस्तों एनपी बाई एनएस है, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रांसफार्मर के रेशियो को ज्ञात करने के लिए आपका एनपी बाई एनएस का उपयोग किया जाएगा। एनपी बाई एनएस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवर्धक जो ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जाता है या माना जा सकता है? दोस्तों, जो विभव प्रवर्धक है ट्रांसफार्मर का, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तरह का जो प्रवर्धक है ट्रांसफार्मर है, इसको किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है। दोस्तों, स्टेप अप विभव जो प्रवर्धक है ट्रांसफार्मर, इसमें प्रवर्धक ट्रांसफार्मर किस तरह से माना जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रवर्धक माना जा सकता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्केट गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? दोस्तों, तेल रिसना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, तेल रिसना। क्या होगा? गैस्केट के गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने से तेल की रिसाव होने लगेगा या तेल रिसना हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में या किसी चीज़ में गैस्केट गलने की क्षतिग्रस्त या दोष उत्पन्न होगा तो तेल रिसना हो जाएगा, और रिसना मतलब रिसाव से निकलने लगेगा तेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीटी लाइन के साथ डॉट 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 में जुड़ा हुआ है श्रृंखला, जो सीटी लाइन है इसके साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? इस चारों ऑप्शन में बताना कि ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा एक है कि जो मूल अवयव नहीं है ट्रांसफार्मर का। परस्पर
अभिभाव ऑप्शन डी, ये ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं। क्रोड है, प्राथमिक कुंडलन है, द्वितीय कुंडलन है, ये आपका मूल अवयव है आपका। और परस्पर अभिभाव जो है मूल अवयव ट्रांसफार्मर का नहीं है। आप इसे जानते हैं क्रोड, अब प्राथमिक कुंडलन ये तो आपके ट्रांसफार्मर का ही है। जो परस्पर अभिभाव है ये ट्रांसफार्मर का नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का जो द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या क्या होगी? दोस्तों 1000 प्राथमिक फेरों वाली जो संख्या है ट्रांसफार्मर का, वो 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। और 400 वोल्ट का जो द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन बी 1600। 1600 होगी फेरों की संख्या, द्वितीयक फेरों की संख्या 1600 होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपका हाँ दोस्तों, आपकी जो अगली वीडियो आने वाले हैं वो थ्योरी से आने वाले हैं। आपका थ्योरी आने वाला है, आपका चैप्टर 11 होगा आपका अगले वीडियो में। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट है। और भी जो क्वेश्चन बने हुए हैं ट्रांसफार्मर से, आपका ये चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।